नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है दादाजी, एक तवायफ की बेटी आपके घर की बहू बने ना बने पर मेरी पत्नी ज़रूर बनेगी। आज बरेली शहर के जाने माने व्यक्ति देव प्रताप सिंह के घर से उनके दहाड़ने की आवाज़ आ रही थी। उनका पोता नमन प्रताप सिंह ने बगैर किसी की इजाज़त के उस लड़की से विवाह किया था जिसकी दादी कभी कोठे की मालकिन हुआ करती थी। रंगीली बाई, हाँ यही नाम था, और देव प्रताप सिंह के ज़माने की बहुत नामी बाई हुआ करती थी जिसकी नथ उतारने का सौभाग्य देव प्रताप को मिला था और जिसको देव प्रताप सिंह ने अपनी मर्दानगी और ठाकुरों की शान समझते थे। उसी रंगीली बाई की पोती से शादी कर घर में दाखिल हुआ था नमन प्रताप सिंह। उसके पिता नागेंद्र प्रताप सिंह भी खामोश खड़े हुए थे क्योंकि आज तक घर में किसी को हिम्मत नहीं हो पाई थी कि कोई भी देव प्रताप सिंह के सामने बोल सके। घर के सभी सदस्य बस खामोश थे। तभी देव प्रताप सिंह की धर्मपत्नी ने कहा, जाने दीजिए, छोड़िए, अब घर का बेटा शादी कर आया है तो उसका हम सबको दिल से स्वागत करते हैं जी। तभी देव प्रताप सिंह की दहाड़ती आवाज़ से देव प्रताप की पत्नी रूपवती सिंह सहम गई और इतना अंदाज़ा लगा ली थी कि इतनी जल्दी ये शांत नहीं होंगे। तभी रूपवती सिंह के कानों में एक आवाज़ गूंजी। उन्होंने पलट कर देखा तो दंग रह गई कि देव प्रताप सिंह का तमाचा अपनी बहू सागरिका सिंह के गालों पर पड़ा था जिससे वो लड़खड़ा कर गिरने लगी। सागरिका ने अपने बेटे के हिस्से का तमाचा अपने को आगे कर अपने गालों पर लिया था। तभी नमन ने अपनी माँ सागरिका को संभाल लिया और उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने भी लगभग चिल्लाते हुए बोला, दादाजी, आपको मुझसे शिकायत है ना, तो आप मुझसे बात करें, मुझे सजा दें, मगर मेरी माँ पर कोई जाती हो ये मुझे मंजूर नहीं, समझे आप। तभी नमन के पिता ने दहाड़ा, बदतमीज, बड़ों से बात करने का सलीका भूल गया है तू। नमन ने गुस्से में अपने पिता की तरफ देखा और बोला, आप तो चुप रहो, जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता वो क्या बोलेगा। नागेंद्र नमन की तरफ दौड़ा कि नमन की पत्नी आगे आकर खड़ी हो गई और सागरिका ने बड़े गुस्से से अपने पति को घूरा जिससे आज पहली बार नागेंद्र अंदर तक हिल गए थे। तभी नमन ने कहा, दादाजी, आप क्या बोलेंगे। आपने दादी के इज्जत और अरमानों को कुचलकर रोज कोठे पर जाते थे अपनी अय्याशी के लिए और घर में मात्र दादी को एक दासी की तरह इस्तेमाल किया है आपने, तो आप क्या किसी औरत की इज्जत कर पाएंगे। बस घर की औरत हो या समाज की किसी की भी औरत को अपने इज्जत की निगाह से देखा ही नहीं, क्योंकि आपकी नज़र में औरत मात्र मर्द के पैरों की शोभा देती है। क्यों, ऐसा ही आप दादी से कहा करते थे। मैं छोटा था मगर मैं आपकी कही बातों से बहुत दुखी होता था। मैं दादी को रोज़ रोते हुए देखा करता था और तो और पापा ने भी इसी रस्म को कायम रखना चाहा, मगर माँ की कोशिश और मेरे गुस्से को देखकर उन्होंने अपने को सुधार लिया। देव प्रताप सिंह ने कहा, तुम जिसे बेकार की चीज़ कहते हो ना, वो हमारी ठाकुर घराने की शान होती थी। हम राजे महाराजे के दिल को बहलाने के लिए ये नाचने वालियाँ होती थी। बस दिल बहलाया जाता है, ना कि घर की इज्जत बनाते हैं, समझे बरखुरदार। पैरों की चप्पल पैरों में रहे तो अच्छा होता है, उन्हें सर पर नहीं सजाते हैं। ये लोग नाच गाकर अपना पेट पालती हैं, समझे। नमन ने कहा, माना कि इंसान को पेट पालने के लिए नाचना होता है तो नाच देखते, उसके शरीर को नोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, समझे आप। किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना ही ठाकुरों की शान होती है। तो लानत है मुझे ऐसी ठकुराई पर। जो आप कोठे पर जाकर दिल बहलाते थे तो मैंने शादी कर घर में इज्जत के साथ इससे दिल बहलाऊंगा, तो इसमें परेशानी किस बात की है। अपने पोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तिलमिला उठे, बड़े जोरों के साथ बोले, ले जाओ नागेंद्र मेरे सामने से, वरना आज मेरे हाथों कुछ अनुचित घट जाएगा। नालायक, घर की इज्जत को धूल में मिला दिया। इसी दिन के लिए मैंने पोते की कामना की थी। हे भगवान, इससे पहले मुझे मौत दे देते। तभी लड़खड़ा करके देव प्रताप सिंह जमीन पर गिर गए। डॉक्टर ने बताया कि इनका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित होने से शरीर के बाएं हिस्से में फालिज का अटैक पड़ा है और मुंह भी टेढ़ा हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ। खैर, आप सबको हिम्मत के साथ इनकी देखरेख करना होगा, तभी कुछ सुधार की उम्मीद है। दूसरे दिन नमन अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जाने को हुआ। तभी उसकी पत्नी नैना ने कहा, नमन, ऐसी स्थिति में घर वालों को छोड़कर जाना अच्छा नहीं होगा। अभी दादी को हमारी बहुत ज़रूरत है। आप ऐसा करो, कुछ दिन हम दोनों दादाजी के सामने नहीं जाएंगे।
धीरे धीरे परिस्थितियां नियंत्रण में हो जाएगी। नमन बोला, जिस तरह की तुम उम्मीद रखती हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, एक कोशिश करके देखते हैं नमन, जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकिन जिस दिन कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा उस दिन मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, समझी? जी मेरे पतिदेव, आपकी आज्ञा सर आँखों पर होगा। और दोनों हंसने लगे। तभी दादी इनके कमरे में आई। नैना कमरे से जाने लगी। दादी ने नैना का हाथ पकड़कर कहा, रुक बेटी, तू कहाँ और क्यों जा रही हो? वो दादी माँ, आपको नमन से बात करनी है ना, तो मैं आप दोनों के बीच क्यों? तभी दादी ने उसकी बातों को बीच में काट कर बोली, बेटा तू मेरे पोते की खुशी है तो तू अलग कैसे? और देखना, हम सब तेरा विधि विधान से स्वागत भी नहीं कर पाए। इसके लिए हम सभी को माफ़ कर देना बेटा। नैना रूपवती का चरण स्पर्श कर बोली, हाँ दादी माँ, और मैं आपका आशीर्वाद लेने से अभी तक वंचित रही। रूपवती नैना के बातों से इस कदर प्रभावित हुई कि उन्होंने नैना को अपने छाती से लगा लिया। तभी सागरिका भी कमरे में प्रवेश की और ऐसा नज़ारा देख खुश हो गई। सागरिका भी अपने सासू माँ का चरण स्पर्श कर बोली, माँ मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी सास बन गई हूँ। हाँ, और तब भी मैं तेरे ऊपर रहूँगी। दुल्हन सागरिका और इसकी ददिया सास, क्यों री नैना? नहीं दादी, मैं आपकी बेटी बनना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर सभी हंसने लगे। रूपवती भावुक हो गई और नैना के गाल को थपथपाया और बोली, बेटा तेरी पसंद पर नाज है मुझे। और नैना, तू इस घर को, घर के लोगों को दिल से अपना कर, अपने गुणों की आभा बिखेर कर, वो जो एक कंटक है उसे तुम तोड़ दो। जो आज तेरे लिए बुरा बोल रहे हैं वो कल खुद चिल्ला कर कहें कि नहीं मैं गलत सोच रहा था। जी दादी, आप सबका साथ है तो ज़रूर मैं सफल होऊंगी। रूपवती ने नमन की तरफ मुड़कर बोला, बेटा कोई ऐसी दाई का प्रबंध कर जो तेरे दादाजी की सेवा करने में मेरी मदद कर सके। ठीक है दादी, मैं देखता हूँ। तभी नैना ने एक सलाह दी जिसे सुनकर सभी खुश हुए, मगर पल भर बाद दादी मायूस हो गईं। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। तुम्हें देखकर फिर कहीं कुछ हो गया इनको तो, और ये पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो मैं क्या बोलूँगी? नहीं, तुम रहने दो बेटा। इन सभी की बातें नागेंद्र सिंह सुन रहे थे। उनको भी खुशी हुई नैना की सोच जानकर अपने घर के प्रति। उन्होंने कहा, माँ जब हम सब नैना बहू के साथ हैं तो आप क्यों डर रही हैं? हम सभी संभाल लेंगे, आप फिक्र नहीं करिए। ठीक है बेटा, तुम सबकी यही मर्जी है तो ठीक है, रूपवती बोली। और हाँ दुल्हन सागरिका, आज अच्छा दिन है तो बहू को अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार कुछ मीठा बनवा लो, देवी माँ को भोग लगवा लेना। ये ठीक होते तो कुछ और बात होती, खैर ईश्वर की यही इच्छा है तो क्या करूँ? सागरिका ने माँ से कहा, माँ अब परेशान न हो, मैं देख लूँगी। नैना रूपवती के गले लगकर बोली, दादी आज सिर्फ एक रस्म अदायगी होगी, अच्छे से तो उस दिन होगा जिस दिन दादाजी स्वस्थ और मुझे खुशी से अपनाएंगे। समझी दादी आप? हाँ बेटा, ईश्वर करे तेरी ये उम्मीद जरूर पूरी हो। नैना अपने कर्मों से, मेहनत से दिन रात एक करके देव प्रताप सिंह की बड़ी शिद्दत से सेवा करती है। 2 महीने हो चुके थे देव प्रताप सिंह को फालिज मारे, लेकिन नैना की सेवा ने उन्हें धीरे धीरे स्वस्थ करने लगी थी। अब उनके बाएं अंग से धीरे धीरे हरकत महसूस होने लगी थी, जिससे देव प्रताप को आंतरिक खुशी महसूस हो रही थी और वो भी पूर्णतः ठीक होने की कोशिश करते थे। एक दिन उनकी धर्म पत्नी उन्हें खाना खिला रही थी कि देव प्रताप ने कहा लड़खड़ाहट की आवाज़ में, रामदेव की छोटी लड़की लक्ष्मी है ना? उन्होंने सामने घूंघट में खड़ी स्त्री की तरफ इशारा करके बोला। ये सुनकर रूपवती सकते में आ गई, क्योंकि ऐसे प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। इन्हें कैसे पता? क्योंकि जब ये अर्ध बेहोश की स्थिति में थे तभी लक्ष्मी यानी नैना काम कर रही थी। तभी रूपवती का दिमाग झटके के साथ उत्तर दिया, बेहोश थे तो क्या हुआ, सभी बातें सुनते तो थे ही, भले ही जवाब नहीं दे पाते थे, मगर दिमाग तो अपना काम करता ही था। उन्हें और कुछ सोचकर अभी जवाब देती कि तभी नैना ने करीब आकर हाँ में सिर हिलाया। देव प्रताप सिंह ने उसे और करीब आने को कहा और अपना चेहरा दिखाने की इच्छा जाहिर की कि नैना और रूपवती दोनों की डर सताने लगा। अब क्या होगा? इतने में नैना के ससुर ने आकर कहा, नहीं पिताजी, वो लक्ष्मी ने आपकी अस्वस्थता को जानकर अपने आप में एक वादा किया है कि मैं पर्दे में रहकर बड़े दादा ठाकुर की सेवा करूंगी, साथ ही साथ मौन भी रहूंगी। जिस दिन बड़े दादा ठाकुर स्वस्थ हो जाएंगे उस दिन ही मैं आप सबसे बात करूंगी और आप सबसे इनाम भी लूंगी। हमने इसे आश्वस्त कर दिया है कि ठीक है। क्यों पिताजी, मैंने कोई गलती की क्या?
देव प्रताप सिंह ने उस स्त्री को दूर से ही आशीर्वाद दिया, जिससे नैना भावुक होकर उनके चरण स्पर्श की तो देव प्रताप ने लड़खड़ाहट आवाज में कहा, खुश रहो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तेरी लगन देखकर ऊपर वाला मुझे जल्दी ही स्वस्थ कर देगा और मैं तेरा जीवन भर ऋणी रहूँगा। लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। नैना ने इशारे में बता दिया कि अभी नहीं, आप पहले स्वस्थ हो जाइए और सही वक्त पर ज़रूर लेंगे। ये जानकर देव प्रताप सिंह हंस कर बोले, काफ़ी कर्मठ और समझदार लड़की है अपने नौकर रामदेव की। चल, मैं भी उस वक्त का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा। देव प्रताप सिंह अब धीरे धीरे अपनी कुछ बातें लक्ष्मी से कहते, जिसका जवाब लक्ष्मी यानी नैना सर के द्वारा हिलाकर देती। एक दिन वो देव प्रताप सिंह ने पैरों की मालिश कर रही थी कि देव प्रताप ने लक्ष्मी से पूछा, सुन बेटा, क्या तू बता सकती है कि नमन मेरा नालायक पोता घर में है कि नहीं, कि घर छोड़कर चला गया। ये सुनकर नैना थोड़ी विचलित हुई, मगर अपने को संयत कर सर हिलाया कि मैं नहीं जानती हूँ। तो उन्होंने कहा, इस दादा का एक काम करेगी तू, घर में घूम कर देख लेना और मुझे बता देना, लेकिन ये बात घर के किसी सदस्य को पता ना चले, समझी। नैना ने जी में सिर हिलाया। तभी अचानक से फिर देव प्रताप बोले, और वो बुढ़िया जो है ना, अरे वही मेरी धर्म पत्नी, उसे तो भनक भी नहीं लगना चाहिए, इसका तू ख्याल रखना, समझी। जी, लक्ष्मी ने सिर हिलाया। अब तू जा, मैं भी आराम करूँगा और तू भी आराम कर ले, थक गई होगी। लक्ष्मी कमरे से बाहर आने लगी, लेकिन पीछे मुड़कर देखा, देव प्रताप किसी सोच में डूबे थे। लेकिन इन सब बातों से नैना को बहुत तेज हंसी आ रही थी। किसी तरह अपने हंसी को काबू में रखा था। दौड़कर अपने कमरे में आई और नमन को सारा वाकया कह सुनाया। नमन भी सुनकर खूब हंसा और कुछ सोचकर उसने नैना का हाथ अपने हाथों में लेकर भावुक होकर बोला, सॉरी यार, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी ऐसी भी दिन या परिस्थिति देखनी पड़ेगी मेरी वजह से। अरे तुम क्यों इतना खुद को कोस रहे हो? देखो, मैंने भी इतना मज़ेदार परिस्थिति के बारे में कहाँ सोचा था। जानते हो नमन, जितना दादाजी कठोर दिखाते हैं अपने आप को, उतने हैं नहीं। उनका दिल बहुत साफ है। नमन उदासी हंसी हंसकर बोला, तुम भी ना मालूम किस मिट्टी की बनी हो कि हताश होने के बजाय विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेती हो। मुझे तुम पर गर्व है लक्ष्मी। अरे नहीं नैना, और हंसने लगा। फिर दोनों काफ़ी देर तक बातें की। रूपवती ने कहा, क्या बात है, मुझे भी बताओ, किस बात पर हंसी आ रही है तुम दोनों को? नमन हंसते हुए बोला, जानती है दादी, आपको दादी जी बुढ़िया कहते हैं। क्या वो मुझे बुढ़िया कह रहे थे? अभी उनकी खबर लेती हूँ। अपने को क्या जवान समझते हैं, बुढ़ऊ कहीं के। अगर हम बुढ़िया हैं तो वो मेरे बुढ़ऊ हैं। चल, अच्छा लगा, अब हम दोनों एक दूसरे को इसी नाम से पुकारेंगे। अच्छी बात है, शायद उनका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन तब तक तुम ना जाना, जब तक तड़प कर ना बुलाएं, समझे नमन? और हाँ बेटी, अब तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना होगा। जी दादी, मैं इस बात का ख्याल रखूँगी। देव प्रताप हर दिन बेचैनी से लक्ष्मी का इंतजार करते। उनके दिल का लक्ष्मी के साथ एक अजीब रिश्ता, नहीं ये कहना अतिशयोक्ति होगी, बल्कि बड़ा ही मीठा और प्यारा रिश्ता जुड़ गया था। अक्सर रूपवती से लक्ष्मी के गुणों की प्रशंसा करते थे, जिसे सुनकर रूपवती खुशी महसूस करती थी और मन ही मन प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, जैसे इस वक्त इनकी स्थिति है वैसे उस दिन भी रखना जब नैना सामने आए तो। कुछ अनहोनी ना करना भगवान, मुझे मेरा भरा पूरा परिवार चाहिए। देव प्रताप ने लक्ष्मी से कहा, क्यों री, छोटी ठकुराइन तुझसे बातचीत करती हैं? लक्ष्मी ने सर हिलाया, हाँ मैंने अपनी बेटी जैसी बहू पर हाथ उठा दिया था। मुझसे बहुत गुस्सा होगी, तभी तो इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आई। तू उससे कहना कि मैं उसका ससुर देव प्रताप ने मिलने को बुलाया है। खैर तू रहने दे, तू भी ना मालूम कौन सा व्रत धारण कर ली हो। ना मैं तुमसे ठीक से बात कर पाता हूँ और ना ही तू ठीक से मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाती है। क्या बात है जी, इस बेटी पर क्या बड़बड़ा रहे हो? चलो नाश्ता कर लो, फिर दवाइयाँ दूँ आपको। सुनो ठकुराइन, नमन घर में है कि नहीं? नहीं है नमन, वो अपनी पत्नी के साथ चला गया, बड़ी कठोरता से रूपवती बोली। ये सुनकर देव प्रताप ने उदास होकर कहा, आखिर अपने दादाजी को छोड़कर चला गया। बचपन में बोला करता था कि दादाजी मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखो आज अपने बूढ़े दादा को छोड़कर चला गया। हाँ तो वो जाए नहीं तो क्या करता, अपनी पत्नी को कहाँ छोड़ता भाई? आपने तो घर से निकल जाने को बोला ना, तो वो चला गया
और हाँ, बचपन और जवानी के बीच की परिस्थितियाँ एक जैसी कहाँ होती हैं, तो फिर वादा कैसे एक जैसा रहेगा। रहो अपने नाक साक के साथ, अब काहे की परेशानी और काहे की बेचैनी। देव प्रताप गुस्से में फिर बोले, तो क्या उस तवायफ को अपनी पोता बहू मान लूँ? तुम्हारे मानने से या ना मानने से सच्चाई छुप तो नहीं जाएगी। सच्चाई यही है कि वो नमन की बीबी है और वो कोई कोठे पर रहती नहीं थी। उसके बुजुर्गों का कभी नाता था कोठे से, मगर उसका तो नहीं है। रूपवती, तुम मुझे बताओगी कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। कोठे पर रहे या न रहे, मगर उसके बुजुर्गों से ही उसकी पहचान होती है, समझी? तो ठीक है ना, रहो अपने इस ऐठन के साथ। जब आप जाते थे कोठे पर दिल बहलाने, तब ख्याल नहीं होता था कि मैं इस गंदगी से निकलकर घर के लोगों को भी गंदा कर रहा हूँ। मेरी क्या गलती थी कि आप कोठे पर जाया करते थे? मेरे प्रश्नों का जवाब दो। देव प्रताप रूपवती को आंखें फाड़कर देखे जा रहे थे कि आज तक मैंने रूपवती का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। रूपवती एक रो में बोले जा रही थी, एक दिन सभी आपको एक एक करके छोड़ जाएंगे, रहना अकेले आप। तुम भी छोड़ देना, तुम्हें भी मेरे पास रहने की ज़रूरत नहीं है, समझी? देव प्रताप बोले, नहीं, मैं तो जब तक सांस है तब तक मैं आपके साथ रहूंगी, क्योंकि पति के पैरों में रहने से स्वर्ग मिलता है, ऐसा मेरी माँ ने कहा था। उसी धर्म का पालन कर रही हूँ और करती रहूंगी। रूपवती की बात सुनकर देव प्रसाद सन्न और क्रोधित हुए। रूपवती के ऐसे रूप की आज तक कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन एक वक्त ही ऐसा समय होता है जनाब, जो आज आपकी तो कल किसी और की। यही वक्त का वक्त को जवाब होता है। देव प्रताप को इतना अंदाज़ा हो गया था कि जो हुकूमत और अपनी राय इन सब पर थोपा करते थे, अब नहीं होगा, यानी अब कोई नहीं मानेगा। अरे नागेंद्र, कहाँ हो? देव प्रताप ने अपनी बुलंद आवाज़ में बुलाया। नागेंद्र ने अपनी उपस्थिति दी। जी पिताजी, कहिए। मैं बीमार क्या पड़ा? इस घर की खामोश दीवारें भी बोलने की हिमाकत करने लगी। उन्होंने रूपवती की तरफ देखा। नागेंद्र प्रताप समझ गए कि पिताजी माँ पर उखड़े हैं। नागेंद्र ने बातों का रुख मोड़ते हुए कहा, जी आपने किसी काम से बुलाया था क्या? देव प्रताप ने नागेंद्र की तरफ घूरते हुए बोले, क्यों, तुम्हारे बाप को ज़रूरत होगी तभी आ सकते हो क्या तुम? वो पिताजी, मैं बाजार की तरफ निकल रहा था कुछ घर के कामों से। और तुम्हारी दुल्हन कहाँ है? आज तक अपने ससुर को देखने नहीं आई। जी वो घर के कामों में व्यस्त है, माँ आपकी सेवा में रहती है और वो घर को देखती है। देव प्रताप गुस्से से भरकर बोले, तुम अपनी दुल्हन की बोली बोल रहे हो मेरे सामने? नहीं पिताजी, मैं सही कह रहा हूँ, और आपको ऐसा लगता है तो वो आपकी अपनी सोच है, बोलकर चला गया। रे रघुआ, कहाँ मर गया? जी मालिक, मैं आ गया। सुन, वो अपनी रामदेव है ना, उसकी छोटी बेटी लक्ष्मी भी अभी तक नहीं आई। जा उससे कहना कि मैंने बुलाया है, जल्दी से आए। जी मालिक, कहकर रघुराम यानी रघुआ चला गया। एक वही है जो मेरी सेवा सच्चे मन से करती है, बिना कोई सवाल जवाब के। देव प्रताप सिंह बड़बड़ा रहे थे। ठाकुर देव प्रताप सिंह का दिल उस लक्ष्मी से जुड़ गया था जिससे उसकी अनुपस्थिति खल जाती थी। लक्ष्मी ठाकुर दादा के लिए अदरक वाली चाय लेकर उपस्थित हुई। ठाकुर साहब को गुस्से में देखकर उनके पास गई और चाय थमाकर पैर छुए। देव प्रताप सिंह बड़े खुश होकर आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे बच्चे को अपनी मन माफिक चीज मिल जाती है। वैसे ही देव प्रताप सिंह के लिए लक्ष्मी का आना। रूपवती ने उठते हुए कहा, लो तुम अब आ गई, अब हम जा रहे हैं, मुझे और भी काम है। अब बुढ़ऊ लो बात करो लक्ष्मी से, अभी बुढ़िया जा रही है। हाँ तो जाओ, कौन सा मैंने तुम्हें रोका है? अब मेरी बेटी आ गई है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। घूंघट से सारा नज़ारा देख रही थी लक्ष्मी, मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी देव प्रताप सिंह ने कहा, क्यों रे बेटा, तुम्हें मेरा पोता दिखा क्या? वैसे तो ये बुढ़िया बोल रही थी कि चला गया है। लक्ष्मी ने तेल लेकर दादा ठाकुर के पैरों की मालिश करने लगी। अच्छा सुन, अब मैं लगभग ठीक हो गया हूँ, तो तू अपना मौन व्रत तोड़ दे और अपना घूंघट भी उठा दे। लक्ष्मी दादा ठाकुर की बात सुनकर हड़बड़ाहट में उठ खड़ी हुई। अच्छा रुक, आज मैं खुद अपनी बेटी का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखूंगा। यह कहते हुए देव प्रताप के हाथ आगे बढ़ने लगे। क्या लक्ष्मी की सच्चाई ऐसे ही देव प्रताप के सामने आ जाएगी? लक्ष्मी की सच्चाई जानकर देव प्रताप का फैसला क्या होगा? क्या देव प्रताप नैना को अपने घर की बहू मान लेंगे, या फिर नैना और नमन को इस शादी की कोई और बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा भाग शाम 5 बजे। दोस्तों, अगर आप कहानी का दूसरा भाग सुनना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट में यस और नो ज़रूर लिखिएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।